नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पनीरसेल्वम खेमे को मिल रहे समर्थन से शशिकला की मुश्किलें बढ़ी। 10 सांसद और 6 विधायक आए साथ। शशिकला का भी 129 विधायकों के समर्थन का दावा। सभी विकल्पों पर विचार की कही बात। उत्तर प्रदेश की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 15 फरवरी को मतदान। 2 सीटों पर 2 उम्मीदवारों के निधन के बाद चुनाव स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। गोलीबारी में 1 नागरिक की मौत। अमेरिका का पाकिस्तान को झटका। सीनेट के उपाध्यक्ष को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान करेगा अंतर संसदीय संघ की बैठक का बहिष्कार। और हैदराबाद टेस्ट में जीत से 7 विकेट दूर भारत। बांग्लादेश अब भी 356 रन पीछे। अश्विन ने 45 टेस्ट में 250 विकेट लेकर रचा इतिहास। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके में उठा सत्ता का संघर्ष अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने अपील की है कि 129 विधायकों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र में लोगों से मिल सकें और उनका मूड भांप सकें। वहीं शशिकला ने 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी विधायक कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। शपथ ग्रहण को लेकर राज्यपाल के रवैये से नाराज शशिकला ने सभी विकल्पों पर विचार की बात कही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके महासचिव शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच सियासी रस्साकशी जारी है। पनीरसेल्वम खेमे को मिल रहे समर्थन से शशिकला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि रविवार को शशिकला ने एक बार फिर दावा किया कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। शशिकला ने कहा कि वो लोकतंत्र और न्याय में यकीन करती हैं और फिलहाल संयम बनाए रखेंगी। ஒரு நல்ல குடும்பமாக இங்கே இருக்கிறார்கள். இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இதிலிருந்தே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். इधर एआईएडीएमके में टकराव के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 10 सांसदों ने पनीरसेल्वम को समर्थन देने का ऐलान किया। रविवार को भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने समर्थकों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। इस सब के बीच पार्टी के दोनों खेमों के समर्थक अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। बयानों के बाद अब दोनों खेमों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज हो गई है। சின்னம்மா அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இன்னும் ஒரு தினங்களில் முதலமைச்சராக ஆகி விடுவார்கள். அம்மா சின்னம்மா தான் இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சர். With supporting current Chief Minister Tamil Nadu, I am like that all supporting to OPS. अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। 235 सदस्यों वाली विधानसभा में एआईएडीएमके के 135 विधायक हैं, जबकि पार्टी की लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। ओ पनीरसेल्वम को एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 90 विधायकों के साथ की जरूरत है। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए 118 विधायक चाहिए। वहीं दूसरी ओर शशिकला के सामने अपने विधायकों को एक साथ रखने की बड़ी चुनौती है। अब गेंद गवर्नर विद्यासागर राव के पाले में है। चेन्नई से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं तमिलनाडु में जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने आज शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। डीएमके कार्यवाहक अध्यक्ष एमके स्टालिन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्य में चल रही राजनीतिक अस्थिरता पर चर्चा हुई। ये बैठक चेन्नई में डीएमके के मुख्यालय में होगी। डीएमके के अपने सभी सदस्यों से बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। इस समय चेन्नई में मौजूद है हमारी संवाददाता कृति मिश्रा। उनका रुख करेंगे। कृति, जाहिर तौर पर जिस तरह की राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, सबकी नजरें राजभवन पर ही टिकी हुई हैं। क्या लग रहा है, कब तक कोई फैसला हो सकता है? किस तरह की सरगर्मियां, गतिविधियां इस समय चल रही हैं?
जी हाँ प्रीति, देखिए तमिलनाडु में सियासी जो संकट है वो गहराता जा रहा है। अब सबकी निगाहें जो गवर्नर हैं उनका क्या डिसीजन होगा इस पर होगी। इसके मद्देनजर जो गवर्नर हाउस है यहाँ पर उसकी भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली बात तो कि वो मेजॉरिटी जो फैक्शंस हैं उनको फ्लोर पर मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कहें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आर्टिकल 175 के तहत, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह के समय में देखा था कि हाउस में सीक्रेट बैलेट कराया जाए और किसके पास कितना समर्थन है वो उससे साफ हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 356 को यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा देना। लेकिन एसआर मुंबई केस के बाद प्रीति और हाल ही में जैसा कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है, जो डिसीजन जुडिशियल स्क्रूटनी में भी आया है, क्या गवर्नर उसके साथ जाएंगे, ये कितना फीजिबल ऑप्शन होगा ये देखने की बात है। अब जाहिर तौर पर सबकी निगाहें गवर्नर के ऊपर टिकी हुई हैं। उन्होंने पहले भी साफ कर दिया है कि नंबर गेम यहाँ पर नहीं जरूरी है, जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से उनका डिसीजन सामने आता है। जी प्रीति। बिल्कुल, और इन सब के बीच जो राजनीति के जानकार हैं अब क्या बता रहे हैं कृति, जरूर राजभवन की तरफ से फैसला होगा, देखना होगा कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन AIADMK में जो विरासत रही है जयललिता की वो कितनी खतरे में है, क्या बता रहे हैं जानकार? देखिए जानकारों का मानना है कि ओ पनीरसेल्वम बहुत लॉयलिस्ट, हमेशा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है जयललिता के, कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट भी उनकी तरफ जुड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एक जो कानूनी दावपेच सामने आ रहा है प्रीति की, वो पहले ही अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे चुके हैं जो एक्सेप्ट हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि क्या गवर्नर उसको विड्रॉ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कितना पॉसिबल है। हालांकि पनीरसेल्वम ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि उनको दबाव में ये रेजिग्नेशन दिलाया गया है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात के ऊपर डिवाइडेड हैं कि गवर्नर के पास कौन सा डिस्क्रिशनरी ऐसा पावर है जिसको वो यूज करके एक्सेप्ट किया हुआ रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, अगर नंबर गेम की बात करें तो शशिकला का जो कैंप है वो लगातार कहते आया है कि उनके पास ज्यादा एमएलएज का सपोर्ट है। कल तक भी वो यही साफ साफ कह रहे थे कि उनके पास 127 एमएलएज हैं और वो जरूरत पड़ी तो एमएलएज की परेड भी करा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस तमाम अपडेट के लिए आपका, जो आपने चेन्नई से फिलहाल हम तक पहुंचाया। और इस खबर के बाद आइए अब रुख करते हैं चुनाव से जुड़ी अहम खबरों का। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैलियां की। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैली कर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यटन के लिए मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवानों को घर छोड़कर नहीं जाना पड़े, ये केंद्र का प्रयास है। पलायन रुकेगा कि नहीं, ये 4 पॉइंट इतने ताकतवर है कि यहां से कभी पलायन नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक निश्चित विजन के साथ उत्तराखंड का भाग्य बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आपके पास आया, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, यहां के नौजवानों का जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपके पास आया हूं। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में रोड शो किया। इस मौके पर उनके निशाने पर बीजेपी रही। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में प्रचार का आज आखिरी दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर टिक गई हैं। अखिलेश यादव ने जहां संभल, बदायूं और अमरोहा में रैली की, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीतापुर और हरदोई में रैलियां करके लोगों को संबोधित किया। दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल, बदायूं और अमरोहा में चुनावी रैलियों को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे असफल करार दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से काले धन को लेकर जवाब मांगा। अब तो हम जानना चाहते हैं कि काला धन कितना जमा हुआ है, कोई हिसाब तो दे दे। अब तो सब जमा है पैसा बैंकों में, कोई हिसाब आया? काले धन का अभी तक हिसाब नहीं आया। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं आपसे, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, जिन्होंने छोटा मोटा कारोबार करके मुनाफा कमाया, अपनी ईमानदारी का पैसा कमाया, कारोबार दुकान चला करके ठेला लगा करके पैसा कमाया, उस सब पैसे को जमा करा लिया। लोग लाइन में लगे और लाइन में लग करके कई परिवारों की जान भी चली गई। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीतापुर और हरदोई में रैली कर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। नोटबंदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से अब भी लोग परेशान हैं। अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनत कर एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। राज्य में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 15 फरवरी को होना है। जिन जगहों पर मतदान होना है उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, खेरी जैसे जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र सिंह को उतारा है। वहीं बलिया जिले की सिकंदरपुर सीट से संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटों पर छठे दौर में मतदान होना है, जबकि पिंडरा और ओबरा पर 7वें दौर में मतदान होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एक सीट पर फिलहाल मतदान स्थगित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह की मौत के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुलदीप और उनके 2 साथी चमोली जिले से कर्णप्रयाग जा रहे थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चुनाव आयोग ने कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर कन्नौजिया की चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई। 38 साल के चंद्रशेखर अपनी विधानसभा के साबितपुर देवाड़ा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के सिलसिले में लोगों से मिल रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। आलापुर सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। खबरें जारी है, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली की थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। रामा तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भरकर चला गया हिंदी का खजाना। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया
और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। फादर बुल्के बेल्जियम और भारत के बीच में संस्कृति राजदूत था। देखिए विरासत में इस बार बाबा पुलके का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रामचंद्र पद जय शरण। दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर रामलीला मैदान में स्वराज पार्टी ने रविवार को रैली जवाब दो हिसाब दो का आयोजन किया। रैली के जरिए स्वराज इंडिया पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और एमसीडी के कामकाज पर कई सवाल उठाए। साथ ही रैली के जरिए स्वराज पार्टी ने एमसीडी चुनाव में अपने एजेंडे का भी ऐलान किया। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने रविवार को ऐतिहासिक रामलीला मैदान से दिल्ली नगर निगम चुनाव के अभियान की घोषणा की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को निगम चुनाव में केवल 136 वोट जीतने की चुनौती दी है। ये एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ोगे। आपकी पार्टी को अगर 136 वार्ड दिल्ली में आ जाएं, आधे वार्ड आ जाएं, तो हम आपकी रिकॉल की मांग को वापस ले लेंगे। हम मान लेंगे कि आपको जनता का विश्वास मिल गया। रैली को संबोधित करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि सारी सरकारें कालाधन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विफल रही हैं। बैंक से पैसे नहीं मिलते थे कि भाई अपने बच्चों की फीस भी दे सकें, अपने बीज खरीद सके, इस सब के भी पैसे नहीं थे। पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी गई और कोई काला धन वापस नहीं आया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया दिल्ली में पिछले 1 महीने से जवाब दो हिसाब दो मुहिम चलाई है। स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में लोगों के घर घर जाकर संवाद कर रहे हैं। साथ ही केंद्र, राज्य और नगर निगम की तीनों सरकारों के कामकाज का सर्वे कर रहे हैं। रविंद्र सिंह शरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को सम्मान पूर्वक आरक्षण देने पर जोर दिया है। कल आंध्र प्रदेश के अमरावती में राष्ट्रीय महिला संसद के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण समय की मांग है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं की पुरुषों से लड़ाई नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर दिए जाने चाहिए। इससे पहले सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में बहुमत आने पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का भरोसा दिलाया था। पंजाब पुलिस ने पिछले साल हुए नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। चारों की गिरफ्तारी पंजाब के मोगा के डुड़िके गांव में हुई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक गुरप्रीत सिंह सेखो पिछले साल 27 नवंबर को 6 साथियों के साथ फरार हो गया था। गिरफ्तार हुए 3 अन्य आरोपी गुरप्रीत के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गुरप्रीत ने ही जेल तोड़कर भागने की योजना बनाई थी। उस पर हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 4 हथियार, 2 कार भी जब्त हुई हैं। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर में सीमा पर सीआईडी और सीमा गुप्तचर पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस को हिरासत में लिया है। इसको दिखाई दे रहा है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान ने सीनेट के उपाध्यक्ष मौलाना गफूर हैदरी को अमेरिकी वीजा नहीं मिलने पर न्यूयॉर्क में आज होने वाली अंतर संसदीय संघ की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। सीनेट के अध्यक्ष रजा रब्बानी ने कल यह ऐलान किया। उन्होंने इस मुद्दे के समाधान तक किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस सदस्य या राजनयिक का पाकिस्तानी सीनेट में स्वागत नहीं करने का निर्देश दिया है। गफूर हैदरी को 13 और 14 फरवरी को इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना था। डॉन अखबार के मुताबिक सीनेट के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को भी अमेरिका का दौरा नहीं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस मामले पर अमेरिकी सरकार या पाकिस्तानी दूतावास से स्पष्टीकरण मांगा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने
तकनीकी कारणों से गफूर को वीजा देने से इनकार किया है। बात क्रिकेट की। भारतीय टीम हैदराबाद टेस्ट में जीत से 7 विकेट दूर है। कल मैच के चौथे दिन 459 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 103 रन बना लिए। बांग्लादेश अभी लक्ष्य से 356 रन पीछे है। दिन का खेल खत्म होने पर शाकिब अल हसन 21 और महमूदुल्लाह 9 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 388 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी में 299 रन की बढ़त मिली। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 159 रन पर घोषित करते हुए बांग्लादेश के सामने विशाल लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 38 रन का योगदान दिया। वहीं भारत ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। 99 रन की शानदार पारी के साथ प्रकाश जयरमैया मैन ऑफ द मैच चुने गए। पाकिस्तान ने भारत के सामने 198 रन का लक्ष्य रखा था। सलामी बल्लेबाज प्रकाश जयरमैया के नाबाद 99 रन की बदौलत भारत ने 17.4 ओवर में 1 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को जीत पर बधाइयां दी हैं। बात खास शख्सियत की। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की आज जयंती है। 13 फरवरी 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आजादी के बाद वो पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में महारत हासिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हो गया। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, जैसे इनकलाबी शायरी करने वाले फैज अहमद फैज की आज जयंती है। आज के दिन 1911 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे फैज ने अपनी शायरी में इंसान होने के एहसास, समाज और देश के लिए एक सही और बराबरी की व्यवस्था वाले लोकतंत्र की हिमायत की। उनकी बेमिसाल नज़में और शायरी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा में मौजूद हैं। 20 नवंबर 1984 को 73 साल की उम्र में इस मशहूर शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। पनीरसेल्वम खेमे को मिल रहे समर्थन से शशिकला की मुश्किलें बढ़ी। 10 सांसद और 6 विधायक आए साथ। शशिकला का भी 129 विधायकों के समर्थन का दावा। सभी विकल्पों पर विचार की कही बात। उत्तर प्रदेश की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 15 फरवरी को मतदान। 2 सीटों पर 2 उम्मीदवारों के निधन के बाद चुनाव स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। गोलीबारी में 1 नागरिक की भी मौत। अमेरिका का पाकिस्तान को झटका। सीनेट के उपाध्यक्ष को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान करेगा अंतर संसदीय संघ की बैठक का बहिष्कार। और हैदराबाद टेस्ट में जीत से 7 विकेट दूर भारत। बांग्लादेश अब भी 356 रन पीछे। अश्विन ने 45 टेस्ट में 250 विकेट लेकर रचा इतिहास। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।